स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में, जहां पे हम लोग कंसेप्ट पर जनरली फोकस करते हैं। आज की लेक्चर की जो शुरुआत है वो मैं प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसमें से एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा, जो कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने जैसा देखा था कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन से हमें फिलोसोफर किंग मिल रहे थे और उसमें बताया गया था कि किस किस पड़ाव पर क्या क्या टेस्ट लेना है और कौन कौन सा एजुकेशन देना है। उसी में एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि ये सब चुनाव चल रहा था और ये प्रोसेस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। अंतिम में जाकर 3 योद्धा बचते हैं जिनकी सारी टेस्ट में वो अव्वल आते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट में भी वो सक्सेसफुल हो गए होते हैं। उसके बाद जो भी विजडम का टेस्ट है वो उसमें भी वो सक्सेसफुल हो गए होते हैं। यानी जितनी तमाम तरह की जितनी भी शस्त्र विद्या, फिजिकली फिट, ये सारी चीज़ें, विजडम, ये सारी चीज़ों में वो माहिर हो चुके होते हैं और लास्ट में जाकर एक फिलोसोफर किंग को उस तीनों में से तलाशना होता है। अब इसमें कैसी परीक्षा ली जाए इसके बारे में प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने उसमें बताया कि उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और 3 दिन का समय दिया जाता है उस कमरे से बाहर आने का। और ऐसा कहा जाता है कि उस कमरे में ही कहीं ना कहीं कोई क्लू है या कोई चाबी है जिससे आप कमरे से बाहर आ सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। शक्ति का प्रयोग करके आप उस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी दीवार को तोड़कर या फिर खिड़की से फांदकर ऐसे नहीं आ सकते हैं। आप बिल्कुल, आपको दरवाजे को खोल कर आना है। अब वो तीनों में से सारे जो तीनों जो सैनिक होते हैं, जो तीनों योद्धा होते हैं, वो खोजने में लग जाते हैं चाबी का। उसमें से 2 काफ़ी प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते करते थक जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता, फिर भी वो कार्यरत होते हैं। लेकिन उसमें से जो तीसरा जो सैनिक होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और सोचता है कि आखिर ये दरवाजे से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो खोजकर थक ही चुके हैं और इनको चाबी नहीं मिला है। इसका मतलब कि कमरे में कोई चाबी नहीं है। लेकिन हाँ, क्लू की बात की गई थी उसमें कि एक क्लू दिया गया है और उस क्लू से आप उस दरवाजे को खोल कर जा सकते हैं। अब समय बीतता है, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, दोनों सैनिक थक जाते हैं। तीसरा सैनिक तो पहले ही से आराम कर रहा होता है और सोचता रहता है कि किस तरह से बाहर निकला जाए। तीसरा दिन आने वाला होता है, ख़त्म होने वाला होता है। तब तक जो लेटा हुआ सैनिक था, जो सिपाही था या योद्धा बोल ले, वो आराम से उठता है और दरवाजे को खोलता है और बाहर निकल जाता है। इट वॉज एज सिंपल एज डैट। और फिर वो सबसे सक्सेसफुल माना जाता है और वो फिलोसोफर किंग चुन लिया जाता है, यानी कि उस राज्य का सबसे बड़ा योद्धा चुन लिया जाता है। यहाँ पर क्लू ये था कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक बंधन होती है, एक गांठ होती है, और यही गांठ वो तीनों के दिमाग में था। बस वो दिमाग के लॉक को खोलना था, दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था। तीनों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई चाबी मिलेगी हमें और हम जाके उस दरवाजे को खोल पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो चाबी या जो लॉक है वो दोनों ही आपके ही दिमाग में होता है कोई भी कार्य करने के लिए। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो अड़चन आती है वो साइकी की आती है, और यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही था। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और हम अपने क्लास के तरफ लौटते हैं, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थ्योरी, और हम एक एक करके ये सारी क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट से शुरुआत करना चाहूँगा इनकी क्रिटिसिज्म। पहले इनका एक स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले तो आपको इस प्लेटो के ये वाली जो स्टेटमेंट है इस पे कमेंट करना है, इसके बारे में या फिर डिस्कस कर लेना है, या इसके बारे में आप क्या समझते हैं ये अपने मोटा मोटी अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, नो लॉ और ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा नियम या फिर जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है सरकार के द्वारा, वो माइटियर नहीं हो सकता है किसी नॉलेज से वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ये कहना था प्लेटो का। इस स्टेटमेंट से एक्चुअली वो फिलोसोफर जो किंग है उसकी महत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको महत्व देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि जो रूल है फिलोसोफर किंग का वो सबसे बड़ा रूल है और वो सबसे एबव है,
उसकी जो कमांड है वही रूल है। वहाँ पे जो भी अगर कोई कस्टम, कोई नियम, उनके जो कमांड को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। फिलोसफर किंग जो है वो कोई भी लॉ हो, ऑर्डिनेंस हो या कस्टम ऑफ द लैंड हो, उसको ओवरराइड कर सकते हैं अनलेस और अनटिल कि जस्टिफिकेशन का जो सिस्टम है वो ख़राब ना हो। तो एक ही बैरियर उन पर लगाया गया है कि वो जस्टिस इटसेल्फ जहाँ पे वैनिश हो रहा हो वहाँ पे वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। बाकी हर एक सिचुएशन में वो लॉ और जो कस्टम है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फिलोसफर किंग को एक्सेस पावर दिया गया है। वो बोलते हैं कि कोई भी लॉ या जो ऑर्डिनेंस है वो क्या होगा, वो पब्लिक ओपिनियन से बनाई जाती है या फिर वहाँ की जो कस्टम चली आ रही है उससे बनाई जाती है। और वो बोलते हैं कि कोई भी ओपिनियन या कोई भी कस्टम जो कम्पीट नहीं कर सकता है फिलोसफर किंग के नॉलेज, विजडम और उनके सेक्रीफाइस को। इसीलिए फिलोसफर किंग का जो भी नॉलेज है वो सबसे सुप्रीम है। ऐसा इस स्टेटमेंट में आपको अगर क्वेश्चन है तो आपको लिखना है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि एक और, जैसा कि मैंने बताया था कि एनालॉगी का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक एनालॉगी वो ये भी देते हैं कि नो एनी मेडिसिन बुक कैन रिप्लेस द एक्सपीरियंस ऑफ ए डॉक्टर और एक्सपर्ट। क्योंकि जो डॉक्टर है, ये ऐसा जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो क्या है, वो बार बार थोड़ी किताब देखकर और उसके बाद वो इलाज करता है कि इस किताब में ये पत्ती दी गई है तो मैं ऐसे इलाज करूं। उसका एक्सपीरियंस अपना खुद का प्रैक्टिस होता है, खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो कि हो सकता है कि उस किताब में मेंशन ना हो। और यही बात कहते हैं प्लेटो। बोलते हैं कि जिस तरह से कोई एक मेडिसिन का बुक किसी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसी तरह कोई भी लिखित जो कानून है, ऑर्डिनेंस या प्रचलित जो भी मान्यताएं हैं, वो फिलोसफर किंग के नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर फिलोसफर किंग के बारे में प्लेटो बोलते हैं, ये इनका स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि इनके एक जो शिष्य हुए और सबसे माहिर शिष्य हुए, सबसे अच्छे शिष्य हुए, जो कि अरस्तु हुए, यानी कि एरिस्टोटल। वो अभी तक हमने जितने थ्योरीज देखा या जितना स्टेटमेंट देखा प्लेटो का, वो एक एक करके सारे स्टेटमेंट प्लेटो के जो स्टेटमेंट हैं और जो उनकी थ्योरी है उनको नकारते हैं और उस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। जो पहला क्रिटिसाइज करते हैं कि जो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थ्योरी। जो पहला थ्योरी जो कि हमने अभी बताया आपको, यानी कि फिलोसफर किंग के बारे में, वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल का कहना है कि लॉ जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ कोई एक व्यक्ति का होना चाहिए। एरिस्टोटल का मानना है कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होता है। ठीक है, इसके बारे में आप अपने लक्ष्मीकांत वगैरह इस बुक में भी पढ़ा होगा आपने कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ बोलते हैं कि एरिस्टोटल की ये सुप्रीम है, बजाय इसके कि मतलब कि एक व्यक्ति का रूल हो। क्योंकि एक व्यक्ति का रूल क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो व्यक्ति करप्ट हो जाए आगे चलकर और जो पूरा सिस्टम है वही डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो वो बोलते हैं कि सबसे बेहतर है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ किससे बना होता है, वो कलेक्टिव विजडम से बना होता है। किससे बना होता है? कलेक्टिव विजडम से। और ये कलेक्टिव विजडम सिर्फ एक जनरेशन का नहीं होता है, वो कई एक जनरेशन से जो विजडम इकट्ठा होते हुए आ रहा है, वही विजडम का प्रयोग करके लोग रूल बनाते हैं और बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के साथ बनता है। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में कितनी ज़्यादा बहसें होती हैं और उसके बाद कोई लॉ क्या होता है, वो लॉ बनता है, जाकर पार्लियामेंट से पास होता है। उसमें पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। यही काम है कि कोई नियम ऐसे कोई गलत नियम ना बन जाए। इसलिए बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है ना, टू द कि एक व्यक्ति के रूल से अच्छा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो उन्होंने बोला था, प्लेटो का जो स्टेटमेंट था, उसको ये नकारते हैं। दूसरा ये क्रिटिसिज्म ये देते हैं कि ये जो आपने बोला है, प्लेटो के बारे में बोलते हैं कि प्लेटो ने जो बोला है कि हम फिलोसफर किंग को फाइंड करेंगे, वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट ईजियर टू फाइंड अ वर्दी फिलोसफर एंड किंग एट द सेम टाइम। यानी कि फिलोसफर और किंग दोनों एक समय पर आपको नहीं मिल सकता है। कोई व्यक्ति या तो वो महान दार्शनिक हो सकता है या फिर वो किंग हो सकता है।
ठीक है, तो ये कहना है किसका, अरस्तू का। ठीक है, तीसरा क्रिटिसिज्म ये फिलोसोफर किंग के बारे में ये बोलते हैं कि आपने बोला कि वो सारे डिज़ायर उसके सामने, उसमें अब कोई डिज़ायर नहीं है, कोई पैसन नहीं है, लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा। वो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो अपने पैसन, अपनी डिज़ायर, अपनी एम्बिशन के आगे वो हार जाए और फिर वो वर्ल्डली जो भी मतलब कि जो चीज़ें हैं उसमें वो पड़ जाए, तो फिर क्या होगा कि वो रूल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल हैं ये भी बोलते हैं कि इन कोर्स ऑफ टाइम जो फिलोसोफर किंग कैन गेट डिफीटेड टू हिज एपेटाइट एंड पैसन एंड कैन एक्ट विदाउट रीजन। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि वो विजडम नहीं रह जाएगा। तो ये हुआ कि फिलोसोफर किंग के बारे में एरिस्टोटल का क्या क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट वो क्रिटिसिज्म देते हैं जो इनकी जो थ्योरी ऑफ जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ है या फैमिली कह लें, उसके बारे में बोलते हैं। यहाँ पर अरिस्टोटल बोलते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो बोलते हैं कि मेरे गुरु प्लेटो वो टोटली फेल हुए हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के गुडनेस को समझने में, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो महत्व है, जो उसमें गुड वर्च्यू है, उसको समझने में टोटली फेल हुए हैं। वो बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करना कोई गुनाह नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको क्या देता है। वो बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव मोटिवेशन टू वर्क। आपको कोई भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है। उसके बाद फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपने एक्वायर किया है तो ये आपके जो एफर्ट आपने किया है उसको भी दर्शाता है। नहीं तो मान लीजिए कि आप एफर्ट कर रहे हैं और कोई ऐसी आपने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहते हैं ना कि उसने क्या किया अपने जीवन में, एक कॉमन सी बातें हैं। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने जो एफर्ट लगाया है उसका भी एक एविडेंस है और उसका रिकॉग्निशन है। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसको रिकॉग्निशन किसी के भी रूप में तो मिलना चाहिए ना, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो इतना अच्छा है कि ये स्टेबिलिटी बनाने में भी काम आता है, कि कहीं पे सोसाइटी में कैओस ना फैल जाए। है कि बात कि नहीं। अब देखिए कि कोई अगर अमीर व्यक्ति होगा, उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, धन धान्य से संपन्न है वो, तो वो चाहेगा क्या कि वो सोसाइटी में कहीं उपद्रव हो जाए ताकि उसकी संपत्ति भी खराब हो, कहीं दंगा हो जाए और उसकी दुकानें भी लूट ली जाए, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा। इसलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर जो होते हैं वो समाज में स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं, वो किसी प्रकार के रिवॉल्यूशन से डरते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो पॉसिबिलिटी एक क्रिएट होता है चैरिटी की, कि वो लोग चैरिटी दे पाए, कहीं पे दान दक्षिणा दे पाए। ठीक है, और फिर एक और एग्जांपल वो देते हैं जो कि अभी हम देखेंगे जब एरिस्टोटल, अभी हमारा नेक्स्ट थिंकर ही एरिस्टोटल ही है, अरस्तू ही है, तो उसमें हम देखेंगे कि जब वो बोलते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है, तो उसमें बहुत सारे वो एग्जांपल देंगे, और उसमें एग्जांपल देंगे कि सबसे वर्स्ट जो होती है तो वो क्या होता है कि कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया गया है और उसको सारे लोग उस पर यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है वो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए टॉयलेट, आप जानते हैं कि शौचालय जो बनाए जाते हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑन्ड है, और फिर क्या है कि उसको कोई भी लोग जाके यूज कर सकते हैं। उसका देखरेख कैसे होता है, अब उसमें जो देखरेख का जिम्मा क्या है कि सभी लोग का है, तो सब लोग एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि वो देखेगा या वो सफाई करेगा वो। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो शौचालय के पास से आप गुजरिएगा तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, कितना अच्छा महकता है। तो वो देखिए कि वो किस तरह से वो रख रखाव हो रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसमें सबकी भागीदारी है, उसकी सबकी जिम्मेदारी तय की गई है उसके रख रखाव की। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना कितना ज़्यादा वर्चुअस है। ठीक है, उसके बाद ये तो प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। दूसरी बात फिर और कौन सा था, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो बोलते हैं कि फैमिली भी होना बहुत ज़रूरी है, जबकि प्लेटो ने नकार दिया था कि जो गार्डियन क्लास है उनकी फैमिली नहीं होगी, लेकिन एरिस्टोटल ने बोला कि फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली जो है आपके जो बुरे वक्त है, जब आप स्ट्रेस में होगे तो आपको मोरली सपोर्ट कौन करेगा,
वो आपकी फैमिली करती है ना। अगर मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उस समय आपके कौन से लोग आपको सपोर्ट करते हैं? आपके जो सगे संबंधी होते हैं, जो फैमिली के लोग होते हैं, मम्मी पापा बहन भाई, या फिर आपके फ्रेंड्स, नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो आपको मोरली सपोर्ट देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से प्रयास करो, फिर से हो जाएगा। तो ये देखिए कि फैमिली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी और जो फैमिली है, प्लेटो ने जैसा दिखाया है, इतना भी वो गलत अगर होता, इतना गलत रूप में दिखाया है प्लेटो ने, लेकिन अगर इतना गलत होता तो ये बहुत पहले ही इसको वैनिश हो जाना चाहिए था। इतने दिन से चला आ रहा है ये चीज़, इतनी जल्द से ये जो कस्टम है वो चला आ रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑन करने का। अगर इतना ही बुरा होता कि शादी करना या फिर मतलब कि जो वाइफ हैं उनको रखना, अगर इतना ही बुरा होता तो इसको, ये सिस्टम को ही ख़त्म हो जाना चाहिए था बहुत पहले, जबकि ये सिस्टम तो चला आ रहा है ना। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमने देखा कि अरिस्टोटल का, पहले मैंने बताया कि वो फिलोसोफर किंग के बारे में को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, और दूसरी कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड जो वाइफ्स हैं उसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, आगे जो है कि वो अब थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखते हैं कि अब थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो जस्टिस है, यानी कि अब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखिए एरिस्टोटल कैसे क्रिटिसाइज करेंगे कि जो जस्टिस है यहाँ पर वो क्या है। ये इन द सेंस ऑफ प्लेटो जस्टिस क्या है, जस्टिस एक मॉरल चीज़ है। ठीक है, जस्टिस क्या था, मॉरल चीज़ था। जबकि अरिस्टोटल बोलते हैं कि ठीक है ये आपने मॉरल बताया, लेकिन इसमें लीगल पहलू कहाँ है। जो आज हम लोग मॉडर्न ज़माने में जस्टिस का मतलब क्या देखते हैं, उसको लीगल टर्म्स एक दिया जाता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग देखते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जस्टिस मॉरल बीइंग है और मॉरल वर्च्यू है। ठीक है, लॉ नहीं है कोई जस्टिस के बारे में, ऐसा कोई लॉ के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा प्लेटो में कि जस्टिस के लिए ये लॉ बनाया जाएगा। उन्होंने तो बोला कि फिलोसोफर किंग का जो डिसीजन होगा वही सुप्रीम होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि इन केस अगर किसी क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेटो ने बताया ना कि डिवीजन इन द सोसाइटी थ्री क्लास में बटा हुआ है। अगर मान लीजिए कि बिटवीन द क्लासेस अगर देयर विल बी द क्लेसेस, देन हाउ विल बी डैट विल बी मैनेज्ड, कैसे वो मैनेज किया जाएगा अगर कोई लॉ ही नहीं है तो इस तरह से ये बोलते हैं कि ये जस्टिस का ये कंसेप्ट गलत है। दूसरा वो बोलते हैं कि जो कि जस्टिस है वो एक और चीज़ पर बेस्ड है, फंक्शन पे, जैसे कि वन मैन वन वर्क, इसी पर तो बेस्ड है, वन जॉब। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था प्लेटो ने कि जो रूलर क्लास है वो रूल करेगा, जो सोल्जर क्लास है वो प्रोटेक्ट करेगा, और जो इसके पास एपेटाइट है वो ट्रेडर क्लास वो क्या बिजनेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक आदमी को सिर्फ एक ही काम करना है। तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि पूरे जीवन आप एक ही काम करते रहें, आपको कोई दूसरा काम करने ना दिया जाए, तो आपका जीवन कितना मोनोटोनस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, आपको उससे रस ही हट जाएगा। तो वही बात करते हैं अरिस्टोटल कि वन मैन और वन जॉब विल लेड टू द मोनोटोनस लाइफ। और दूसरी बात ये भी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं और आपका मन किया है कि नहीं कि यार नहीं कि मैं मतलब कि इंजीनियरिंग का जॉब जो है वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे रही है, और आप पब्लिक सेवा करना चाहते हैं और आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो जो प्लेटो वाला जो सिस्टम है उसमें क्या आप आईएएस बन सकते हैं, रूलिंग क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आपको क्या है कि आपने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है तो अब इंजीनियर ही रहो। कोई भी ऐसी मतलब कि पड़ाव आ जाए जीवन पे जबकि आपका मन करे कि नहीं मैं अपना जॉब स्विच करना चाहता हूँ, दूसरे फील्ड में जाना चाहता हूँ, प्लेटो के सिस्टम में आप नहीं कर सकते थे। उसी पर एक जो अरिस्टोटल हैं, अरस्तु है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए कि कोई आदमी जिसका चाय का दुकान है, अब वो चाय का दुकान है, वो रूलिंग क्लास में आना चाहता है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो क्या प्लेटो के जो सिस्टम है उसमें वो प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या वो एक चाय वाला प्रधानमंत्री के पद पर जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो फिट है किसके? ट्रेडर क्लास के लिए। वो मतलब कि अपनी वो चाय की दुकान लगाने के लिए फिट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है रूल करने में। तो प्लेटो के सिस्टम में वो प्रधानमंत्री या रूलिंग क्लास में वो नहीं जा सकता था। लेकिन अरिस्टोटल बोलते हैं, यही अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं
कि इस तरह से वो नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे क्लास में नहीं जा सकते, उनकी जीवन बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है इनका जस्टिस का, कि जो जस्टिस बेस्ड है वन मैन एंड वन जॉब पे। दूसरा इन्होंने बोला कि अगला क्रिटिसिज्म ये है कि जो जस्टिस का जो थ्योरी दिया है ना प्लेटो ने, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ जो इन्होंने जो सोल बोला था, थ्योरी ऑफ जो सोल में, सोल का मतलब वही हुआ कि हर एक जो व्यक्ति में जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो ये बात कही है तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इस पर डिबेट हो सकता है। ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई परम सत्य नहीं है, इस पर डिबेट किया जा सकता है। क्योंकि आपको कैसे पता कि कौन से क्वांटिटी में कौन सा ट्रेट है, और एक ट्रेट सब में नहीं, एक ही ट्रेट अलग अलग व्यक्ति में सिर्फ एक ही ट्रेट थोड़ी है, हर एक व्यक्ति में तीनों ट्रेट होगा और मल्टीपल ट्रेट हो सकते हैं। तो इस बात पर भी अरिस्टोटल उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरी बात ये बोलते हैं कि ठीक है कि ये इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसलिए ये जो है जस्टिस का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, वो एक्चुअली में जस्टिस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जस्टिस जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसमें लॉ को कंसिडर नहीं किया गया है। तो इन सारी तमाम चीज़ें जो हमने बताई, होप कि आपने नोट किया होगा, और या फिर आप रिवाइंड करके एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। तो ये हुआ कि थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है। तो हमने देख लिया कि थ्योरी ऑफ जो फिलोसोफर किंग के बारे में कैसे क्रिटिसाइज किया। दूसरा हमने देखा कि कम्युनिज्म ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली जो है उसको कैसे क्रिटिसाइज किया अरिस्टोटल ने। और तीसरा जो चीज़ था कि इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे क्रिटिसाइज किया, ये भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक और जो थिंकर हुए, वो सबसे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को, और वो हुए कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ये ना पूरा हाथ धो के, क्या मतलब कि पूरा नहा धोकर प्लेटो के पीछे पड़े हुए थे। और उन्होंने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है प्लेटो का कि देखिए क्या किया है इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी एक बुक आई, फ्री सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ठीक है, फ्री सोसाइटी और द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, यानी कि खुला समाज और उनके दुश्मन। ठीक है, और इसमें प्लेटो को भी उन्होंने शामिल किया है कि जो फ्री सोसाइटी है, ओपन जो सोसाइटी है, उसके दुश्मन है कौन? प्लेटो। ये बोलते हैं कि प्लेटो, ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअली कि प्लेटो वाज द और प्लेटो इज़ द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, ये कार्ल पॉपर का स्टेटमेंट है। और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आप इस पर कमेंट करें। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ था, क्या स्टेटमेंट है? तो प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है? तो जो कार्ल पॉपर ने जो बोला है उसे हमें लिखना पड़ेगा इसमें। तो उनकी जो बुक है इसमें द ओपन एंड इट्स एनिमीज, उनमें इस चीज़ को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। और इसमें वो जाकर बात करते हैं इस बुक में कि जो प्लेटो हैं वो ओपन सोसाइटी के दुश्मन थे। कैसे दुश्मन थे? वो बताते हैं कि प्लेटो जो हैं, वो प्लेटो की जो रिजिम है जो वो बनाना चाहते हैं, वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है। कैसे? कि यहाँ पर जो भी एक जो पूरा पावर जो है, मोनोपोली ऑफ पावर है, वो कंसंट्रेट हो चुका है रूलिंग क्लास में। जो भी मिलिट्री और जो ट्रेनिंग है वो कौन दे रहा है? रूलिंग क्लास दे रहा है। और आपने एक बड़े तबके को, यानी कि ट्रेडर क्लास को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है कि वो रूलिंग क्लास में आने से। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था चाय वाले का एग्जांपल, कि चाय वाला कैसे एक्सक्लूड हो जाता है प्लेटो के सिस्टम में, कहाँ आने से? रूलिंग क्लास में आने से। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद है, और आप उनको एक्सक्लूड कर दिए हो। तो ये क्या है? एक साइन है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का। फिर दूसरी बात ये करते हैं कि प्लेटो का जो जस्टिस है वो क्या है? बेस्ड है ऑन द डिवीजन ऑफ क्लास और उनके फंक्शन पे। ये भी वो उस बात कहते हैं। ठीक है, और उनका जो उनकी स्टेट में जस्टिस तभी रह सकता है जबकि वर्कर विल वर्क, है ना, रूलर विल रूल एंड सोल्जर विल प्रोटेक्ट एंड स्लेव विल सर्व। तो बोले कि इनका जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, इन्होंने बोला कि वो क्या है? क्लास डिवीजन पे बेस्ड है और डिवीजन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है।
और इनको जस्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिस को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि वर्कर अच्छे से अपना काम करे, वर्कर विल वर्क, रूलर विल रूल एंड स्लेव विल सर्व, तभी वो जस्टिस हो, तभी वो प्लेटो मानेंगे कि वो जस्टिस है। और इसकी बात को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि इनकी जो थ्योरी है जस्टिस की, तो ये बोलते हैं कि अभी मैंने बताया कि वो पूरा टोटलिटेरियन लगता है, और टोटलिटेरियन और ऑथोरिटी इन रिजीम लगता है। इन्होंने बोला एक और अच्छी बात, ये मतलब कि बड़ी बात ये कहते हैं कि प्लेटो की जितनी थ्योरी है, यानी कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स या फैमिली हो गया, ये जो तीनों जो थ्योरी है प्लेटो का, वो एक्चुअली में टोटलिटेरियन रिजीम और ऑथोरिटेरियन रिजीम को बनाए रखने का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये कार्ल पॉपर इतनी बड़ी बात बोलते हैं प्लेटो के बारे में, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इनकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम है, यानी कि ओपन सिस्टम नहीं है तो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। ये बोलते हैं कि इस क्लोज सिस्टम में वंस यू इंटर इनटू अ पार्टिकुलर क्लास देयर इज़ नो मीन्स डेट यू कैन चेंज योर क्लास, ठीक है। अगर एक बार आप ऐसा है कि आप ट्रेडिंग क्लास में आ गए उस थ्योरी ऑफ एजुकेशन के जो हिसाब से, अगर आप ट्रेडिंग क्लास में आ गए तो अब आपके पास कोई पूरे जीवन में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप सोल्जर क्लास में शिफ्ट हो सकें या फिर आप रूलिंग क्लास में जा सकें। इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है, ओपन नहीं है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ये पर्सनल जो लिबर्टी है, इंडिविजुअलिज्म है, इनके भी कौन है, प्लेटो खिलाफ हैं। तो ये कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म रहा। और वो जो स्टेटमेंट है आप उसका आंसर लिखिएगा कि प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, शायद 20 मार्क्स का और 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ ही नहीं रुकते कार्ल पॉपर, आगे क्या बात बोलते हैं कि कार्ल पॉपर आगे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को कि वो उनको फर्स्ट फासिस्ट बोल देते हैं कि प्लेटो वाज फर्स्ट फासिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है फासिस्ट, ये फासिज्म आप जानते होंगे, है ना। फासिज्म क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में भी है, ये फासिज्म के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फासिज्म को डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पता चल जाए कि वो फासिस्ट क्यों कह रहे हैं और फासिज्म होता क्या है। तो आप देखें फासिज्म के बारे में, देखिए फासिज्म का जो मतलब होता है वो हिंदी जो शाब्दिक अर्थ है वो फांसीवाद है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जर्मनी का रूल है और जो इटली का रूल था, किसके टाइम में, हिटलर के टाइम में जर्मनी और मुसोलिनी के टाइम में इटली, वहाँ पर माना जाता था कि उस समय वो वहाँ पे फासिज्म था। फासिज्म के कुछ कैरेक्टर होते हैं, वहाँ पर एक पार्टिकुलर पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। ऐसा किया जाता है कि वो बहुत बड़ा भगवान है, जैसे कि हिटलर को मान लिया गया था कि हिटलर ही जर्मनी को उसके जो भी विसंगतियाँ हैं उसे उबार सकते हैं, या फिर मुसोलिनी को माना गया था इटली में कि वो जो इटली का जो है शासन उसको फिर से ग्लोरीफाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें क्या होता है कि ये एंटी लिबरलिज्म होता है, यानी कि जो लिबरल्स जो वैल्यू है उसको ये मानता नहीं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं करता, उसके अगेंस्ट होता है। तीसरी बात कि ये एंटी डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि जो फासिज्म है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि ये ऑपोजिशन जो है, जो मतलब कि ऑपोजिशन जो पार्टी है, कोई भी जो रूलिंग पार्टी, जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगी उसका बिल्कुल सफाया चाहता है, खात्मा चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि इसका फोर्सफुली सप्रेस कर दिया जाए, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए कि ऑपोजिशन है, कोई क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट को, तो उसका बिल्कुल उसको हटाना चाहता है, वो उसको फोर्सफुली हटाना चाहता है। तीसरी और नेक्स्ट बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हमला करता है। ऐसा नहीं कि ये सीधे ऑर्गेनाइजेशन को हटा देता है, लेकिन वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को डेंट करता है। वो कैसे कि उसकी जो वैल्यूज़ है, उसके जो काम है, उसको कहीं ना कहीं अपने पावर से उसको प्रभावित करता है कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फासिज्म में उसका ह्रास होता है, उसकी डिप्रेसिएशन होती है। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि कॉर्पोरेट लोग ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ जाएंगे फासिज्म में। और आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाएगा। ये होता है सारी चीज़ें फासिज्म में, यानी कि फांसीवाद में। यहाँ तक कि
फासिज्म जो फासिज्म जो कॉर्पोरेटिज्म है, उसमें तो ये किया जाता है कि जो कॉर्पोरेट है उन पर भी स्टेट का बहुत ज़्यादा पहरा हो जाता है, सर्विलांस हो जाता है। और ये भी एक और बात है कि फासिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मानते हैं, यानी कि डार्विनियन जो कंसेप्ट है, जो सोशल डार्विनिज्म जो बोलते हैं, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है कि अगर सोसाइटी में जो भी रेस सबसे ज़्यादा फिट होगा वही रेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी बात कौन करता है? ये फासिज्म करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हिटलर के रिजिम में जीविस को वहाँ से भगाया गया था, बोला कि ये वीकर क्लास है, और आर्यन रेस को सबसे सुपीरियर माना गया था। तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फासिज्म होता क्या है। और प्लेटो बोलते हैं, जो कार्ल पॉपर है वो प्लेटो को फासिस्ट मानते हैं, फर्स्ट फासिस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको फासिज्म का एक ओवरव्यू दिया। ठीक है, इसको फिर से अभी डिटेल से मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जो फासिज्म है, आप देखें कि हिटलर, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिटलर के शासन में और दूसरा मुसोलिनी के शासन में। ठीक है, और ये क्या होता है, जो फासिज्म जो शक्तियाँ होती हैं वो होते हैं एंटी डेमोक्रेटिक होता है, इसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं, लोकतंत्र पसंद नहीं, वो एंटी लिबरल होता है, यानी कि लिबरल्स जितने भी हैं उनको ये अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा, उसको ख़त्म करना चाहेगा। एंटी मार्क्सिस्ट होता है ये, या फिर एंटी सोशलिस्ट होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ फासिज्म। और फिर क्या होता है, ये पावरफुल और फोर्सफुली सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन चाहता है। कौन? फासिज्म। यानी कि आप जहाँ भी देखें कि अगर ओपोजिशन को फोर्सफुली हटाया जा रहा है तो समझिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है फासिज्म का। ठीक है, वहाँ पर ये और क्या चाहता है, रेजिमेंटेड सोसाइटी चाहता है। रेजिमेंटेड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मिलिट्री में होता है, मिलिट्री में जैसा ऑर्डर होता है कि वहाँ पर अगर कोई भी जो हायर अथॉरिटी से अगर कोई ऑर्डर आया है तो बिना क्वेश्चन को आपको उसको मानना पड़ेगा। यू कांट क्वेश्चन योर हायर अथॉरिटी। और एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होती है। तो ये रेजिमेंट सोसाइटी की बात करता है। दूसरी कि यहाँ पर अल्ट्रा नेशनलिज्म भी होता है, यानी कि अल्ट्रा नेशनलिज्म बोल लें या जिंगोइज्म बोल लें। क्या होता है? अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म तो सही है कि अपने देश के से आपको प्यार है, अपने देश को आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म या जिंगोइज्म ये कहता है कि आप अपने देश से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अगर आपका देश कहीं पे वीक है तो उसको भी आप सुपीरियर दिखाओ कि नहीं, इसमें भी हमारा देश सुपीरियर है। और वो किसी भी देश से कंपेरिजन करेगा तो अपने देश को सबसे प्राथमिकता पर रखेगा, और उनमें जितनी भी उनमें वीकनेस है वो उसको मानेगा ही नहीं। तो उसको अल्ट्रा नेशनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कोई एक पार्टिकुलर जो पर्सनालिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, यानी कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी होता है, ऑफ पर्सनालिटी। यानी कि एक व्यक्ति को मतलब देश से ऊपर माना जाता है कि यहाँ तक कि अगर वो कोई गलती भी कर रहा है तो उसको डिफेंड किया जाएगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम सी चीज़ें हैं। वो एंटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को वो डिप्रेशिएट करता है। तो ये सारी क्या है, फासिज्म का एलिमेंट है। जब हम दोबारा जो फासिज्म एज आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगा, वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कौन कौन से ये सोशल वैल्यूज़ पर, कौन कौन से वैल्यूज़ पर ये बेस्ड है और इसका कौन कौन से फीचर होते हैं। फीचर तो यहाँ पर आपने कर भी लिया। ठीक है, तो वो जो कार्ल पॉपर हैं ये प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हाँ आपने देखा कि वहाँ पर वन मैन रूल हो रहा है, एक आदमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है। दूसरी बात कि वहाँ पर जो कोई उसके ऑपोजिट में कोई नहीं है, कोई उसका ऑपोजिशन करने वाला नहीं है। अगर फिलोसोफर किंग अगर कोई गलती करे तो कौन उसका ऑपोजिशन करेगा। तो ये भी क्या है कि फासिस्ट एक कंडीशन बताता है कि प्लेटो फासिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उनके बचाव में कौन आते हैं, एक और थिंकर हैं लेविन्सन। आप इसे अपने आंसर आइटम लिख सकते हैं कि लेविन्सन क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं प्लेटो को, और वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि प्लेटो फासिस्ट थे। क्यों नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए, ये उनके डिफेंड में कहते हैं कि जो फासिस्ट जो है, फासिज्म जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है
जबकि प्लेटो कब थे, प्लेटो का जो काल था बहुत पहले था। आपको मैंने ये काल बताया था कि वो 347 BC के अराउंड वो थे, ठीक है। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है, देयर इज़ टाइम डिफरेंस। और दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि वो जो फिलोसफर किंग का जो रूल चाहते थे वो कभी हुआ ही नहीं, कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, कभी प्रैक्टिकल में नहीं आया। तो कैसे आप बोल सकते हो कि वो फासिज्म की तरफ जा रहे थे, ठीक है, जबकि वो जो चाहते थे, जो रूल चाहते वो आया ही नहीं। तो आप कैसे देख सकते हो कि वो फासिस्ट एक्टिविटी था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके वो लेविन्सन उनको डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि क्रिटिसिज्म क्या क्या हो सकता है प्लेटो का, और जो स्कॉलर हैं उनका हमने क्रिटिसिज्म देखा। कोई जनरल क्रिटिसिज्म मैंने नहीं किया है, और आप भी एग्जाम में कोई जनरल क्रिटिसिज्म नहीं करें, अपने दिमाग से कोई क्रिटिसिज्म नहीं लेके आए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब कि स्कॉलर्स के क्रिटिसिज्म आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हीं का क्रिटिसिज्म लिखें। तो ये रहा आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स कि हम लोग एरिस्टोटल पे बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वो एरिस्टोटल हैं, अरस्तू हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू।